हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता का जो हिंदी का पेपर हुआ था 2018 में। इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे इस एक ही वीडियो के माध्यम से। तो इस सेशन में हम उत्तराखंड प्रवक्ता का जो हिंदी का पेपर हुआ था 2018 में, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो आपको पता है 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, हम व्याख्या सहित सॉल्व करेंगे और संपूर्ण विश्लेषण के साथ सॉल्व करेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन के अगर 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन की व्याख्या करके हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आप उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इससे पहले हमने इस सीरीज़ में 2021 का पेपर सॉल्व किया था, जो प्रवक्ता का हिंदी का पेपर था, और इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे 2018 का पेपर। तो अगर आपका 2025 में जो ये आपका पेपर होगा प्रवक्ता का विषयवार जो परीक्षा होगी, तो इसके लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं इनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं इनसे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि आयोग हमसे क्या क्या क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन किस सेगमेंट से पूछने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो केवल उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी वालों के लिए नहीं है। अगर आपने अभी डी ट्रिपल एस बी में अगर आपने पीजीटी का फॉर्म भरा है या फिर टीजीटी का फॉर्म भरा है, अभी केवीएस के फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है, केवीएस के, एनवीएस के, तो आप जिस भी सब्जेक्ट की अगर तैयारी कर रहे हो, इन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो हिंदी से, तो ये पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ ही उत्तराखंड ग्रुप सी के अगर आप बच्चे हो तो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप सी वालों के लिए भी ये जो पेपर रहेगा ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, तभी आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास प्रवक्ता परीक्षा का जो वर्ष है 2018 है, विषय जो है हिंदी है, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको समय था जो 2 घंटे का दिया गया था, और जो पूर्णांक थे इसमें 200 नंबर के क्या थे, पूर्णांक थे। यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2 नंबर का। तो जो 100 क्वेश्चन थे आपके, ये हो गए थे आपके कितने नंबर के, 200 नंबर के, ठीक है। तो ये पेपर है, ये अनुदेश तो आपने सबने देखे ही होंगे। पेपर को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो ये भी वैसे सॉल्व करना है जैसे 2021 वाला हमने सॉल्व किया था। आपको पेपर एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी जो तैयारी है लेक्चरर की उसमें सुधार आएगा, ठीक है। और आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको थोड़ा प्रेरणा भी मिल जाएगी सॉल्व करने की, एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके बाद आप अपना आंसर अपने हिसाब से दे देना। बाकी उसके बाद व्याख्या तो मैं कर ही दूंगा, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इससे पहले, सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2018 में क्या हुआ था और 2021 में जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो क्या था। तो 1 मिनट बात कर लेते हैं, 2 सेकंड में समझेंगे इसको। तो जो अभी बात करते हैं, जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें क्या हुआ था, पहले स्क्रीनिंग हुआ था, और स्क्रीनिंग क्या हुआ था, सब्जेक्टिव हुआ था प्लस इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। और इंटरव्यू कितने नंबर का था, 100 नंबर का, और जो सब्जेक्ट था वो 200 नंबर का था। लेकिन जो सब्जेक्ट था वो क्या था, क्वालिफाइंग नेचर का था, और इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन था, ठीक है। 100 नंबर पे क्या था, सिलेक्शन था। और ये जो 200 नंबर थे ये केवल क्या थे, ये क्वालिफाइंग करने थे, लेकिन इसमें भी मेरिट बनी थी, कट ऑफ बनी थी। तो इसमें क्या था, सब्जेक्ट से जो इंटरव्यू में लिए गए थे वो 4 गुना अभ्यर्थी लिए गए थे, ठीक है। मान लो अगर हिंदी में 100 सीटें थी तो 400 बच्चे लिए गए थे इंटरव्यू के लिए 400 बच्चे लिए गए थे। और इंटरव्यू में जो 100 अंक थे उन पे, उसके बेस पे सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद 2018 में जब 2021 में जब नियमावली चेंज हुई तो 2021 में क्या हुआ, जो पहला पेपर हुआ वो स्क्रीनिंग का पेपर हुआ, और उसके बाद जो दूसरा पेपर हुआ किसका हुआ, मेंस का। और मेंस में क्या होता था, सब्जेक्टिव होता था। तो जो स्क्रीनिंग था इसमें भी कट ऑफ है, और जो स्क्रीनिंग 150 नंबर का था, ये क्या था, स्क्रीनिंग जो था आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का था। हालांकि इसमें भी कट ऑफ बनती थी, और उसके बाद स्क्रीनिंग से 4 गुना अभ्यर्थियों को लिया था मेंस एग्ज़ाम के लिए। और मेंस का एग्ज़ाम जो था वो सब्जेक्टिव था, यानी कि अगर आपका हिंदी है तो हिंदी आएगा, फिजिक्स है तो फिजिक्स आएगा। तो ये बदलाव हुआ था, यानी कि इंटरव्यू हट गया था और स्क्रीनिंग और मेंस इन्होंने 2021 पे नियमावली में चेंज करके कर दिया था। हालांकि ये 4 गुना
किसी सब्जेक्ट में 4 गुना लिए थे, किसी सब्जेक्ट में इन्होंने 15 गुना भी ले लिए थे। जैसे हिंदी में पिछली बार इन्होंने 15 गुना अभ्यर्थी लिए थे मेंस के एग्ज़ाम के लिए। और अब 2025 की बात करते हैं तो 2025 में आपको पता ही है कि 2025 में भी यही सिलेबस था, लेकिन नियमावली चेंज हो गई है। तो अभी स्क्रीनिंग का पेपर स्थगित है और ये विषयवार परीक्षा कराने की बात कर रहे हैं नियमावली में। तो देखते हैं क्या होता है। तो आइए हम अपना पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य इनमें से अशुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दिए। ऑप्शन बी, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। ऑप्शन सी है, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था। और ऑप्शन डी है, ऐसी एक आध बात और देखने में आती है। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन था ये क्या था, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट था और 2-3 जो वाक्य हैं इसके 2-3 वाक्य क्या थे, अशुद्ध थे। तो इस प्रश्न में क्या थी, इस प्रश्न में त्रुटि थी, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। हालांकि हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो पहला वाला वाक्य है, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दिए, ठीक है। हालांकि ये अगर ऑप्शन के हिसाब से देखो तो हमें ये सही लग रहा है। और जो दूसरा है, दूसरा वाक्य है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। तो हमारे शिक्षक प्रश्न करते नहीं हैं, हमारे शिक्षक क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किया नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी है, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता। तो इसमें जो बिल्कुल है ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल इन्होंने गलत लिखा है। तो बिल्कुल क्या होगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी अशुद्ध है। और ऑप्शन डी है, ऐसी एक आध बात और देखने में आती है। तो यहाँ पे है नहीं, हैं हो जाएगा, हैं, क्योंकि एक आध बात, अगर ऐसा होता है ऐसी बात और ऐसी बात देखने में आती है तो एक वचन हो जाएगा। ऐसी एक आध बात, तो एक आध बात क्या हो जाएगा, क्या, बहुवचन। बहुवचन के लिए क्या आ जाएगा, हैं आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर कुछ नहीं था, ये डिलीट कर दिया था आयोग ने, ठीक है, मिसप्रिंट की वजह से। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो सरल सा क्वेश्चन है। तो सूर्योदय में आपको बतानी है कौन सी संधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुण संधि, ठीक है। और इसका जो संधि विच्छेद भी बताना है आपको, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय, ठीक है। सूर्य के अंत में क्या है, और उदय के पहले क्या है, ऊ। तो और ऊ मिलके क्या बना देंगे, और ऊ मिलके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, ठीक है। और वो ओ की मात्रा क्या मिल जाएगी, यौ में लग जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सूर्योदय, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चक्रपाणी में कौन सा समास है। आपको बताना है चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो चक्रपाणी में द्विगु समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव, ठीक है। तो चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो चक्रपाणी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। और इसका आपको बताना है इसका समास विग्रह क्या होगा चक्रपाणी का। तो चक्रपाणी का समास विग्रह होता है, चक्र है पाणी में जिसके, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात कौन, चक्र किसके पाणी में रहता है, विष्णु के। और पाणी का मतलब क्या होता है, हाथ, ठीक है। तो विष्णु के हाथ, तो विष्णु के लिए क्या हो गया, ये शब्द रूढ़ हो गया है, विष्णु के बारे में बता रहा है। तो बहुव्रीहि समास, ठीक है, जो अपना अर्थ छोड़ के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए पंचवटी, ऑप्शन बी अलौकिक, ऑप्शन सी प्रिय सखा और ऑप्शन डी यथाशक्ति। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति। और यथाशक्ति का जो समास विग्रह होगा क्या होगा, शक्ति के अनुसार, या फिर जितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार, ठीक है, या फिर जितनी शक्ति है। यथा, जिस भी शब्द में यथा आ जाएगा वो शब्द क्या हो जाएंगे, वो शब्द क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास हो जाएंगे, ठीक है। और अगर बात करें पंचवटी, तो पंचवटी में कौन सा समास होगा, द्विगु समास, ठीक है, 5 वाटिकाओं का समूह। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का। अलग होने के बोध का कारक है, अलग होने के बोध का कारक है। तो कारक से ये क्वेश्चन है। तो अलग होने का अर्थ किस में हो जाता है, अपादान में, आपको पता होगा अपादान में। तो कर्ता की जो विभक्ति होती है ये आपको पता होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से अलग होने के अर्थ में, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। संबंध का की रारी संप्रदान के लिए, ये आपको याद होने चाहिए कर्ता कारक, ठीक है, और उसकी विभक्ति सहित। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से पन्न प्रत्यय किसमें नहीं है। तो आपको बताना है पन्न प्रत्यय किसमें नहीं है।
ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी भोलापन, ऑप्शन सी बचपन और ऑप्शन डी पागलपन। तो जल्दी से बताइए किस में है, किस में नहीं है। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा 56, 56 में नहीं है। ठीक है, प्रत्यय होता है लास्ट में, आपको पता है उपसर्ग पहले पहले लगते हैं शब्द के और प्रत्यय लगते हैं लास्ट में। तो भोलापन क्या हो जाएगा, भोला प्लस पन। बचपन का क्या हो जाएगा, बच्चा प्लस पन, क्या बन जाएगा, बचपन। और पागलपन का क्या हो जाएगा, पागल प्लस पन। ये तो सरल ही है। अगला क्वेश्चन है, अब आ गया उपसर्ग से क्वेश्चन। ठीक है, निम्नांकित में से किसमें कु उपसर्ग नहीं है। तो आपको बताना है कु उपसर्ग किसमें नहीं है। कुपुत्र, ऑप्शन ए कुपुत्र, ऑप्शन बी कुपथ, ऑप्शन सी कुमार्ग, ऑप्शन डी कुसुम। तो जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के प्रथम में लगते हैं और उसके बाद का जो शब्द होता है वो भी क्या होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो कुपुत्र में है कोई ना कोई अर्थ, कुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र नहीं होता जो, कुपथ यानी कि बुरा रास्ता, कुपथ, कुपथ पथ मतलब रास्ता, और कुमार्ग जो अच्छा मार्ग नहीं है। ठीक है, एक मिनट। और कुसुम, तो अगर कुसुम को अलग करेंगे कु प्लस सुम तो कोई शब्द नहीं बन रहा है। तो कुसुम क्या हो जाएगा, एक पूरा ही शब्द है, ये उपसर्ग से नहीं बना है, ये मौलिक शब्द है, ये मूल शब्द है। ठीक है, तो कुसुम में क्या नहीं है, कु उपसर्ग नहीं है। तो कुसुम हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है इनमें से, पहला पहिया, मधुरिमा, नव्यता और चटनी। तो आपको जल्दी से बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहिया। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखने के लिए हमें सबसे सरल ट्रिक ये होती है कि हमें उसमें क्रिया जोड़ देनी पड़ती है। अगर हम क्रिया जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाता है। जैसे पहिया, पहिया घूमता है, पहिया घूमता है या पहिया घूमती है, पहिया घूमता है या पहिया घूम रहा है। ठीक है, तो घूमता है क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें मधुरिमा, मधुरिमा किसी का नाम होगा, मधुरिमा लिखती है, नव्यता चलती है, चटनी खट्टी है, चटनी खट्टी है, चटनी मीठी है, चटनी तीखी है, चटनी खट्टी है या चटनी खट्टा है, चटनी खट्टी है, तो स्त्रीलिंग हो गया चटनी। ठीक है, तो क्रिया जोड़ देना है, उसके बाद हमें पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पहिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो लोहे के चने चबाना का मुहावरे का अर्थ क्या है, कठिन संघर्ष में फंसना। ठीक है, आपको पता है लोहे के चने चबाना कितना कठिन होता है। तो कठिन, जब कोई आदमी बहुत कठिन संघर्ष करता है तो इसका मतलब उसने लोहे के चने चबाए हैं, यानी कि बहुत मेहनत की है, जैसे हमें प्रवक्ता बनने के लिए करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मुंह में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति का क्या आशय है। तो मुंह में राम बगल में छुरी, इसका आशय क्या हो जाएगा, आपको बताना है जल्दी से। पहला, ईश्वर के नाम पर छल करना, ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता, चालाकी करना, राम का नाम पापी भी ले सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता। यानी कि जब हमारे हमारे सामने तो अच्छा इंसान बन रहा है, लेकिन वो क्या है, जैसे हम उसके पीछे चले गए तो हमारे हमारे पीठ पीछे क्या की, हमारी बुराई करने में लग गया। मन में खटास है, यानी कि मन में तो शत्रुता है, लेकिन मुंह पे क्या है, राम राम है। अगला क्वेश्चन है, दही बड़ा, दही बड़ा में कौन सा समास होगा। तो दही बड़ा में आपको बताना है कौन सा समास होगा, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो दही बड़ा में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। और दही बड़ा का समास विग्रह क्या होगा ये भी बताना है आपको। दही बड़ा का समास विग्रह होता है, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। आपको समास पढ़ना है तो समास विग्रह भी आपको याद होना चाहिए, इसी से हमें पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं। शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन था शब्द शक्ति से। तो शब्द के अर्थबोधक आधार को कहते हैं हम क्या, शब्द शक्ति। ठीक है, और शब्द शक्ति का जो क्वेश्चन था ये 2021 के जो पेपर था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, हालांकि ऐसे ही क्वेश्चन नहीं था, लेकिन शब्द शक्ति से ही क्वेश्चन था। और उसमें मैंने बताया भी था कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, तो 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, इसको भी पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो पे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। ऑप्शन ए सामी आर्मेयिक लिपि,
ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है देवनागरी लिपि का जो विकास है वो किस लिपि से माना जाता है। तो ये माना जाता है किससे? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? ठीक है, तो इसमें कौन सा शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको ये बताना है। पहला है 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। ऑप्शन बी है पंडित जी को दक्षिणा दिया गया। ऑप्शन सी आपका दर्शन करने आए थे, वे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य यानी कि शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से? तो इसमें जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे, ये क्या है? सही शब्द है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन ए क्या होना चाहिए था? 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। 10 आदमी नहीं, 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करो। ऑप्शन बी पंडित जी को दक्षिणा दिया गया। दक्षिणा दिया गई नहीं, दक्षिणा दी गई, दक्षिणा दी गई। ठीक है, दक्षिणा स्त्रीलिंग, दक्षिणा दी गई। ऑप्शन सी आपका दर्शन करने आए थे। आपका दर्शन नहीं, आपके, आपके दर्शन, दर्शन हमेशा बहुवचन में यूज़ होता है, आपको पता होना चाहिए। आपके दर्शन करने आए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, वाक्य किस प्रकार का है? यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, वाक्य किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य में क्या होता है? जहाँ पे यदि आ जाएगा और यदि तो आ जाएगा। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, यदि आ जाएगा तो आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है सेशन, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है दोस्तों, तो आपको क्योंकि हम पेपर बीच में अलग अलग करके नहीं सॉल्व करेंगे, एक ही इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे पूरा पेपर है। ठीक है, पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, नहीं तो फिर क्या होता है कि रिदम टूट जाता है। तो इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, हालांकि थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अंत तक ज़रूर देखना। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक, अभिनवगुप्त या आचार्य विश्वनाथ। तो आचार्य भरत के रस सूत्र की जो प्रथम व्याख्या की थी वो किसने की थी? आंसर हो जाएगा भट्ट लोलट ने। ठीक है, और भट्ट लोलट ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये भी आपको पता होना चाहिए, उत्पत्तिवाद का। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया था किसने? भट्ट लोलट ने। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? तो आपको बताना है काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है। ये काव्य शास्त्र से क्वेश्चन था। व्युत्पत्ति, प्रेरणा, अभ्यास और प्रतिभा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है प्रेरणा। ठीक है, काव्य हेतु प्रेरणा को काव्य हेतु नहीं माना गया है, नहीं माना जाता है। ठीक है, व्युत्पत्ति को माना जाता है, अभ्यास को माना जाता है, प्रतिभा को माना जाता है। अब काव्य हेतु होता क्या है? काव्य हेतु का मतलब होता है किसी कवि की वह शक्ति जिससे वह काव्य रचना में समर्थ होता है। यानी कि काव्य करने की जो शक्ति होती है, काव्य को रचने की या कविता को लिखने की, काव्य को लिखने की जो शक्ति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? काव्य हेतु कहते हैं। और काव्य हेतु में जो हेतु होता है, इसका अर्थ क्या होता है? कारण। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? काव्य हेतु कहते हैं। तो ऐसी शक्ति को काव्य, ऐसी शक्ति जो काव्य रचना में किसी कोई कवि समर्थ होता है, उस शक्ति को क्या कहते हैं? काव्य हेतु कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए व्युत्पत्ति होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। जब अभ्यास करेगा कोई, बार बार अभ्यास करेगा तो तब लिखी जाती है, या फिर टैलेंट होना चाहिए। अगर प्रतिभा है तो प्रतिभा से लिखी जाती है। ठीक है, या फिर व्युत्पत्ति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? ऑप्शन है अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्ट लोलट या फिर शंकुक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? तो ये है किसका? अभिनवगुप्त का, अभिनवगुप्त का। ठीक है, भट्टनायक ने क्या दिया था? भट्टनायक का सिद्धांत कौन सा था? इन्होंने दिया था भुक्तिवाद। ये भी आपको पता होना चाहिए, इन्होंने क्या दिया था? भुक्तिवाद या फिर भोगवाद, इसको हम भोगवाद भी कहते हैं। भट्ट लोलट ने कौन सा दिया था? भट्ट लोलट अभी बताया था, भट्ट लोलट का कौन सा था? उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद जिन्होंने क्या की थी? आचार्य भरत के रस सूत्र की क्या की थी? प्रथम व्याख्या की थी। और डी है शंकुक। शंकुक ने कौन सा दिया था? शंकुक का था अनुमितिवाद। अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया था शंकुक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19,
विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय या फिर औचित्य संप्रदाय? तो आपको बताना है विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या? रीति संप्रदाय। ठीक है, रीति संप्रदाय। और रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन? वामन। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? तो औचित्य सिद्धांत किसने दिया है? क्षेमेंद्र ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र ने। बाकी वामन ने कौन सा संप्रदाय दिया है? वामन कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? अभी बताया वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, और जो आनंदवर्धन है ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? आनंदवर्धन ने दिया था कौन सा? ध्वनि संप्रदाय। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21, दोहा और रोला छंदों के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? यानी कि जब दोहा और रोला छंद मिश्रित हो जाते हैं तो इससे कौन सा छंद बनता है? इंद्रव्रजा, हरिगीतिका, कुंडलिया या फिर सवैया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कुंडलिया। ठीक है, कुंडलिया बनता है दोहा और रोला छंदों के मिश्रण से। क्वेश्चन नंबर 22, ऑन द सबलाइम रचना किसकी है? अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रोचे या फिर आई ए रिचर्ड्स? तो ऑन द सबलाइम रचना किसकी है आपको बताना है। ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है लॉन्जाइनस की रचना है और इसी को ऑन द सबलाइम को हम क्या कहते हैं? इनकी प्रसिद्ध रचना है पेरी इप्सुस। ठीक है, क्या है? पेरी इप्सुस। पेरी इप्सुस ये इनकी रचना है और इसी को क्या कहते हैं? ऑन द सबलाइम, लॉन्जाइनस से। ठीक है, लॉन्जाइनस की रचना है। अगला क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेट्स से पाश्चात्य काव्य में किस वाद का प्रवर्तन होता है? आदर्शवाद, यथार्थवाद, संरचनावाद या फिर स्वच्छंदतावाद? तो इसका आंसर है स्वच्छंदतावाद। ठीक है, स्वच्छंदतावाद। और स्वच्छंदतावाद के जो भारत में, अगर भारतीय साहित्य में इसको मानेंगे कि स्वच्छंदतावाद के जो प्रवर्तक हैं भारतीय साहित्य में वो कौन है? तो भारतीय साहित्य में इसके प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। ठीक है, श्रीधर पाठक भारतीय शास्त्रीय में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कला सृजन के लिए सहज अथवा स्वयं प्रकाश ज्ञान को किसने आवश्यक बताया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है क्रोचे ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, काव्य पंक्तियों में कौन सा वर्णिक छंद है? आपको बताना है इसमें कौन सा वर्णिक छंद है। ठीक है, तो इसमें जो वर्णिक छंद है वो है द्रुत विलंबित। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मम्मटकृत ग्रंथ कौन सा है? तो मम्मटकृत ग्रंथ मतलब मम्मट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? साहित्य दर्पण, चंद्रालोक, काव्य प्रकाश या फिर काव्य मीमांसा? तो मम्मट ने जो लिखा है वो क्या लिखा है? काव्य प्रकाश। ठीक है, साहित्य दर्पण आपको पता है किसने लिखा है? विश्वनाथ का, पंडित विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण, प्रसिद्ध रचना है उनकी। चंद्रालोक किसने लिखा है? चंद्रालोक लिखा है जयदेव ने, जयदेव की प्रसिद्ध रचना है। और इसमें चंद्रालोक में क्या लिखा है उन्होंने? अलंकार के बारे में लिखा है। ठीक है, एक मिनट। चंद्रालोक में इन्होंने जयदेव की रचना है और अलंकार से संबंधित बातें इन्होंने क्या लिखी हैं? अलंकार से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो इन्होंने इसमें लिखे हैं। और अब याद रखना, ये जयदेव वो वाले जयदेव नहीं है जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। गीत गोविंद की रचना जो जिन जयदेव ने की है वो उनसे अलग है। ठीक है, ये संस्कृत के आचार्य हैं, तो इन्होंने क्या किया? इससे अलंकार से संबंधित रचना है। और जो काव्य मीमांसा है, काव्य मीमांसा लिखी है किसने? कविराज राजशेखर ने। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, काव्य मीमांसा किसने लिखी है? तो काव्य मीमांसा है राजशेखर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है? मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है? जिसमें मुख्य अर्थ में बाधा पड़ जाती है वो किसका है? लक्षणा का है। अगला, पहरे श्याम न पीत पट घन में बिजु विलम्स, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है अपहुनुति अलंकार है इसमें। अगला, लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो कितने किया है? 5। अगला है, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें
प्रतीप अलंकार है, ठीक है। और प्रतीप अलंकार आपको बताना है किसका उल्टा होता है। प्रतीप अलंकार ठीक उपमा अलंकार का उल्टा होता है। अगला है काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है। काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, डॉक्टर बच्चन सिंह, देवेंद्र नाथ शर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, इनकी कृति है काव्य में अभिव्यंजनावाद। क्वेश्चन नंबर 32, बिंब के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बिंब के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह छाया मात्र है, इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता। यह चक्षु इंद्रिय को ही तृप्त करता है। बिंबों द्वारा मूर्त को भाव रूप और भाव को मूर्त रूप दिया जाता है। बिल्कुल सही। बिंबों द्वारा क्या किया जाता है, मूर्त को भाव रूप दिया जाता है और भाव को मूर्त रूप दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, काव्यम ग्रहमलंकारात सौंदर्यमलंकारो किस आचार्य का कथन है। ठीक है, भामा, ऑप्शन है भामा, दंडी, रुद्रट या फिर वामन। तो आपको बताना है ये जो कथन है ये किस आचार्य का है। तो ये है वामन का। किसका है ये, वामन का। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र आलोचक है। डॉक्टर नगेंद्र कैसे आलोचक है, सौष्ठववादी, रसवादी, प्रगतिवादी या फिर मार्क्सवादी। और ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2021 के पेपर में भी, ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो डॉक्टर नगेंद्र आपको पता है डॉक्टर नगेंद्र कैसे आलोचक है, ये रसवादी आलोचक हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा रसवादी। 35 नंबर का क्वेश्चन है, रस मीमांसा किसका ग्रंथ है। रस मीमांसा किसका ग्रंथ है। तो रस मीमांसा है किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। जो विरेचन सिद्धांत दिया था इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक हैं कौन, अरस्तु, ठीक है। और जो प्लेटो थे, प्लेटो ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अनुकरण का। प्लेटो का कौन सा सिद्धांत था, अनुकरण का। और ये हमारे सिलेबस में लगा है तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। आने वाली जो अगली वीडियो होगी, आने वाली जो वीडियो होगी उसमें पढ़ेंगे हम आराम से एक एक करके सारे काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनुकरण सिद्धांत दिया था प्लेटो ने और अरस्तु ने दिया था विरेचन सिद्धांत। विरेचन मतलब अलग करना या फिर जो दूसरी चीज़ होती है उसको शुद्ध करना, ठीक है, विरेचित करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है। तो सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है इसमें से, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को। सौष्ठववादी आलोचक, तो सौष्ठववादी का मतलब होता है सुंदरता, ठीक है, सुंदरता। और ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2021 में भी इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कि कौन सा आलोचक किस आलोचक ने कौन सा कथन दिया है या कौन सा आलोचक किस वाद का है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में भी, ठीक है, इससे मिलता जुलता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आया है उत्तराखंड के कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्म स्थान कहाँ है। यानी कि उत्तराखंड साहित्य से पहला क्वेश्चन बना है, पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमें अब उत्तराखंड लोक साहित्य से। तो कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्म स्थान कहाँ है। तो जल्दी से आपको बताना है, काशीपुर, चंपावत, उपराड़ा, अल्मोड़ा। तो इनका जो जन्म स्थान है वो है उपराड़ा। और उपराड़ा कहाँ पे पड़ता है, पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में पड़ता है उपराड़ा। उपराड़ा इनका जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है। तो रमेश चंद्र की शाह की जो रचना है वो है उकाव हुलार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक कथाकार उत्तराखंड से नहीं है। हिमांशु जोशी, सैरस मटियानी, वेदराही, विद्यासागर नौटियाल। तो आपको बताया इनमें से कौन सा नहीं है, वेदराही नहीं है, ठीक है। हिमांशु जोशी भी उत्तराखंड में है, सैरस मटियानी भी है, विद्यासागर नौटियाल जी भी हैं। कौन नहीं है, वेदराही। न्योली लोकगीत संबंधित है, न्योली लोकगीत संबंधित नहीं है, सॉरी संबंधित है। न्योली लोकगीत कहाँ का है। तो सिंपल सा है, सरल सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का है। शिवानी का वास्तविक नाम क्या है। शिवानी एक कवयित्री हुई हैं, इनका वास्तविक नाम क्या है। तो ऑप्शन ए शिवानी, ऑप्शन बी शिवानी पंत, ऑप्शन डी शिवानी पांडे, ऑप्शन डी गौरा पंत। तो इनका जो वास्तविक नाम है वो है गौरा पंत। खुदेड़ गीत है, खुदेड़ गीत क्या होता है आपको पता है, खुदेड़ गीत क्या होते हैं, विरह गीत होते हैं, ठीक है। इनमें अलग होने की भावना होती है, प्रणय गीत नहीं होते, श्रम नहीं होते, नृत्य नहीं होते, विरह गीत होता है, विरह गीत, ठीक है। खुदेड़ का मतलब आपको पता है खुद का मतलब तो आपको पता ही होगा, अगर आप उत्तराखंड से हैं, गढ़वाली कुमाऊनी हैं तो आपको पता ही होगा कि खुदेड़ का मतलब क्या होता है। खुद मतलब याद, किसी की याद में जब कोई गीत होता है तो उसमें क्या होती है, विरह का योग होता है, ठीक है, विरह गीत होता है। अगला क्वेश्चन है, बुरांस कविता के रचयिता कौन है। बुरांस कविता के रचयिता कौन है, हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं उत्तराखंड के।
और हिंदी साहित्य में भी। तो इनको डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड लेक्चरर के लिए, इस बार के लिए, ठीक है, इस बार क्या, हर बार के लिए, कहीं किसी भी एग्ज़ाम में। तो बुरांस कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता शेर सिंह अनपढ़ की है? तो इनकी कौन सी कविता है? मुर्दाक बयान, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, पहाड़ पर लालटेन कवि कौन है? पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन है? ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? मंगलेश डबराल। अगर आपने 2021 का पेपर सॉल्व किया है, पिछली वीडियो वाला, अभी 2021 का जो मैंने सॉल्व किया कराया था, अगर आपने वो सॉल्व किया है तो आपके तो 3 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि अब यहाँ पे हमें दिखता है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनको सॉल्व करने से कितना फ़ायदा मिलता है। डिट्टो क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन है? डिट्टो क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन किस में पूछा गया? 2021 में। ठीक है, ऐसे 3 4 क्वेश्चन और हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए 2021 में। तो अगर किसी ने 2018 का पेपर सॉल्व किया, 2021 का सॉल्व किया होता, तो वो बता देता पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की। तो ये फ़ायदा मिलता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने से। और भी कई क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ये आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? मंगलेश डबराल, तारा पांडे, चंद्र कुमार बरतवाल, सुमित्रानंद पंत। तो आपको ये बताना है कि छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि किसे कहा जाता है? और ये से कहा जाता है चंद्र कुमार बरतवाल को। ये बरतवली नहीं है, बरतवाल है, मिसप्रिंट हो गया शायद पेपर बनाने वाले से, बरतवाल है, ठीक है, चंद्र कुमार बरतवाल। और आपको पता है चंद्र कुमार बरतवाल कहाँ के रहने वाले थे? अपने प्यारे डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के रहने वाले थे, ठीक है। और इनके जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? काफल पाको। कई रचनाएं लिखी इन्होंने, लेकिन काफल पाको इनकी प्रसिद्ध रचना है, आपको पता ही होगा, काफल पाको, मैनी चाको, ठीक है। तो चंद्र कुमार बरतवाल भी आपको पढ़ना है, इसको पढ़ के भी जाना है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है? ये तो सबको ही पता होगा, कहाँ पे है? कौसानी में। और कौसानी कहाँ पे पड़ता है? अल्मोड़ा में, ठीक है। सुमित्रानंद पंत की जीवनी तो आपको पढ़नी है, ठीक है। उनके वो हो गए प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के चितेरे कवि, इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रवक्ता के लिए, तो इनको पढ़ के जरूर जाना है। अगला है, शैलेश मटियानी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम था रमेश सिंह मटियानी शैलेश, ठीक है। अगला है, नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्ष में होती है? नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्ष में होती है? तो ये आपको पता होगा कितने वर्ष में होती है? हर 12वें वर्ष में होती है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो अगली आने वाली यात्रा है, जो अगली नंदा देवी राजजात यात्रा है, वो कब होने वाली है, कब प्रस्तावित है, कब होगी। और इससे पहले वाली जो नंदा देवी राजजात यात्रा हुई थी वो मैं बता देता हूँ आपको, वो 2014 में हुई थी। अब आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में इसके आने वाली कब होगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में देखूंगा मैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्ष में होती है? ये होती है हर 12 वर्ष में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अमीर खुसरो इसका आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तो आपको ने भर भर के सुनी होगी, ठीक है। इनकी मुकरियाँ हैं, पहेलियाँ हैं। अगला है, आदिकाल को आधारकाल किसने कहा था? तो आदिकाल को जो आधारकाल कहा था वो किसने कहा था? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा था। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? आदिकाल कहा था। इन्होंने तो आदिकाल को आदिकाल ही कहा था। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था? इन्होंने संधिकाल कहा था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किसने क्या कहा था। और डॉक्टर नगेंद्र ने वही कहा होगा जो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो इन्होंने क्या कहा था? वीर गाथा काल, ठीक है। ये पेन थोड़ा सही चल नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे? तो आल्हा और उदल थे जो किसके थे? परमाल राजा के क्या थे? सामंत थे। और कहाँ पे इनका राजपाट इनका कहाँ पे था? तो इनका राजपाट था बुंदेलखंड में, ठीक है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो जगनीक थे, जगनीक ने कौन सी रचना लिखी थी जिसमें इनका क्या था? वर्णन किया गया था। चलो बता दो, जगनीक ने एक रचना लिखी थी, उसका नाम था आलाखंड, ठीक है। आलाखंड जगनीक ने रचना लिखी थी। अगला है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? नाथ पंथ के प्रवर्तक बताना है आपने। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? पहला है चरपटनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ या फिर जलंधरनाथ।
तो इसके प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ, नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। और इसी नाथ पंथ के अनुयायी कौन है हमारे? यशस्वी सीएम कौन? यूपी के माननीय योगी आदित्यनाथ जी। इसी के क्या हैं? नाथ पंथ के ही अनुयायी हैं। ठीक है। अगला है सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या बतानी है आपको, कितनी मानी जाती है? 84, 84। ठीक है। अगला है इसमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? इसमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसमें से अष्टछाप का जो कवि नहीं है वो कौन नहीं है? हरिव्यास देव। हरिव्यास देव जी अष्टछाप के कवि नहीं है। और ये अष्टछाप से एक क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है हठ योग का उपदेश किसने दिया था? हठ योग का उपदेश किसने दिया था? तो जो हठ योग का उपदेश दिया था वो किसने दिया था? गोरखनाथ ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। अगला है राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इसमें इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इनमें अलंकार पूछा था, तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन कहा गया था किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर पे बहुत अच्छा लिखा है किसने? सबसे अच्छा अगर कबीर पे किसने लिखा है तो वो लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। कबीर का कबीरत्व अगर देखना हो तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पढ़नी पड़ेगी कबीर के बारे में। ठीक है। और तुलसीदास का तुलसीदासत्व देखना हो तो रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगला क्वेश्चन है सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? सखी संप्रदाय का जो प्रवर्तन है ये किसने किया था? सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? ये किया था किसने? स्वामी हरिदास ने। और स्वामी हरिदास के नाम पे ही इसको दूसरा का नाम दिया जाता है हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? आपको बताना है तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो ये कहा था किसने? नाभादास ने। इसका आंसर हो जाएगा नाभादास। मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी? मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? तो मीरा की भक्ति है माधुर्य भाव की। और माधुर्य भाव आपको पता है माधुर्य भाव कहाँ पर होता है? श्रृंगार रस का जो संयोग श्रृंगार होता है, श्रृंगार रस में वो भी कौन सा? संयोग श्रृंगार। मीरा कृष्ण को क्या मानती थी? अपना पति मानती थी, अपना प्रेमी मानती थी। ठीक है। तो इसलिए किस प्रकार की भक्ति है उनकी? माधुर्य भाव की है। ठीक है, वो भी संयोग श्रृंगार की। और यही क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था तुलसीदास के बारे में कि तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की थी। तो यही फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का। तो तुलसीदास की जो भक्ति थी वो कौन सी थी? दास्य भाव की। तुलसीदास की दास्य भाव की थी और मीरा की जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की थी। अगला है भक्तिकाल हिंदी काव्य का स्वर्णयुग है, यह कथन किसका है? भक्तिकाल हिंदी काव्य का स्वर्णयुग है, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन जो हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक भी कह सकते हैं, प्रमुख व्याख्याकार भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार भी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक बताना है आपने कौन हैं? माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य आपको पता है किसके पुष्टि मार्ग के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी हैं कौन? वल्लभाचार्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो द्विवेदी युग का जो कवि नहीं है वो कौन सा नहीं है? रांगे राघव द्विवेदी युग के कवि नहीं है। बाकी हरिऔध हैं, गोपाल शरण सिंह हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, ये सब क्या हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला है प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? तो प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है गोरखबानी के संपादक कौन है? तो गोरखबानी के संपादक कौन है? ये है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, तो पेपर बनाया उसने कितनी मिसप्रिंट, कितनी गलतियां कर दी पेपर लिखने में ना। इस पीताम्बर को लिखा है पीताम्ल दत्त बड़थवाल। ठीक है, तो ये है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी उत्तराखंड में कहाँ पे स्थित है?
इनके नाम पे हिंदी अकादमी है और कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। अगला है निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है। निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है। तो कौन सी है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इनकी है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति है। समीक्षा मतलब आलोचनात्मक कृति है, ठीक है। और जो हिंदी साहित्य की भूमिका आपको पता है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी, किसकी रचना है ये, HBD मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, SPD हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रीति काव्य की भूमिका किसने लिखी, रीति काव्य की भूमिका है डॉक्टर नगेंद्र, ये है डॉक्टर नगेंद्र की। और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ ये किसकी है, प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह की, नामवर सिंह ने लिखा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला है आचार्य महान प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो सरल सा क्वेश्चन है, हर किसी को आ जाएगा। तो 1903 में क्या किया था, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया था, ठीक है। अगला है प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन वर्ष किस वर्ष में हुआ था। तो प्रिय प्रकाश का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था, 1914 में। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास, कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसकी रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कवि वचन सुधा के संपादक थे, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कवि वचन सुधा के जो संपादक थे कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। कवि वचन सुधा आपको पता है वाराणसी से इसका प्रकाशन होता था, ठीक है। और पत्रिकाओं से एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा ही जाता है, पत्रिकाओं से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2021 में भी पूछा था, इस बार इसमें भी पूछा है, ठीक है। अगला है राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है, राजा भोज का सपना इस कहानी के लेखक कौन है। तो इसके हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। अगला है छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, किसका कथन है। तो ये कथन है ऑब्वियसली रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। यामा, निहार, निर्जा और सांदेगी। तो किस पे किया गया, यामा पे किया गया। और सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था महादेवी वर्मा को कि महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। आपको बताना है निर्जा के लिए महादेवी को कौन सा पुरस्कार मिला था। 2021 वाले पेपर में बताया था मैंने कि निर्जा के लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला था। तो निर्जा के लिए उनको मिला था शेख सरिया पुरस्कार, ठीक है। शेख सरिया पुरस्कार मिला था निर्जा के लिए महादेवी वर्मा को। और यामा के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है। अगर आपने उपन्यास पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए जालपा किस उपन्यास की नायिका है। तो जालपा है गबन की, ठीक है। और गबन किसका है, प्रेमचंद जी का, प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। अगला है भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं। तो भाषा और समाज किसने लिखी, रामविलास शर्मा, इसके आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला है आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर, इसका आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, ठीक है। अगला है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है। इतना प्रसिद्ध वाक्य है, इतना प्रसिद्ध कोट है ये, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह 1000 बार पूछा जा चुका है, हर बार ग्रुप सी से लेकर ग्रुप सी से लेकर UGC नेट तक पूछा जाता है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है। तो किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला है जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है। जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है। तो ये किस प्रकार का है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जहाज का पंछी। और जहाज का पंछी के राइटर कौन है, इलाचंद्र जोशी, ठीक है, इलाचंद्र जोशी, जिसकी एक प्रसिद्ध लाइन है कौन सी, जहाज पे पुनी पुनी जहाज पे लौट आवे, यानी कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। और इसका जो सार है, मतलब ऐसा सार है कि जो हमारा मन है एक ऐसे समुद्र की तरह, समुद्र में हमारा मन भटकता रहता है। ऐसा समुद्र है, चारों ओर पानी पानी है, समुद्र है, हमारा मन पूरे समुद्र में भटकता रहता है। जैसे कोई पक्षी होता है, जैसे कोई पक्षी है, अगर वो पूरे समुद्र में भटकता रहेगा, फिर भी वो कहाँ पे आ जाता है, फिर भी वो वहीं पे आ जाता है जहाँ पे वो घूमता रहता है, मतलब उससे बाहर नहीं जा पाता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा मन भी है, हमारा मन घूमते घूमते वहीं पे आ जाता है जहाँ से हम शुरू करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जहाज का पंछी। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है। क्या भूलूं क्या याद करूं
किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है उसका पहला खंड है, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला है, कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है? तो ये किसकी है? नामवर सिंह की। अगला है, ताड़ सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1943 ईस्वी में। अगला है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? हरिया हरकुलिस की हैरानी, उपहार, सुरंग में सुबह, नमामि ग्रामम। तो इसका आंसर जो है क्या? हरिया हरकुलिस की हैरानी। ये है किसका? मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास। उत्तराखंड साहित्य से लिया गया एक क्वेश्चन है, ठीक है। यूके के लेखक हैं। और इनकी जो अन्य रचना है, इनके जो प्रसिद्ध अन्य रचना है, ये है हम लोग इन्हीं की हैं। आपने सुना होगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये भी इन्हीं की रचना है, मनोहर श्याम जोशी की रचना है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। और जो उपसहार है, उपसहार उपन्यास किसका है? उपसहार है काशीनाथ सिंह का। काशीनाथ सिंह का उपन्यास है उपसहार। इसमें इन्होंने द्वारका के पतन की कहानी बताई है, द्वारका के पतन की। द्वारका में कौन रहते थे? श्री कृष्ण। तो द्वारका के पतन की कहानी बताई है उपसहार में। क्वेश्चन, सुरंग में सुबह, सुरंग में सुबह किसका है? मिथिलेश्वर का उपन्यास है। मिथिलेश्वर का उपन्यास है सुरंग में सुबह। कैसा उपन्यास है? राजनीतिक उपन्यास है, एक राजनीतिक उपन्यास है। और नमामि ग्रामम, जैसे उससे ही पता चल रहा है, नमामि ग्रामम मतलब गांव को नमन है। इसमें गांव के विकास की वास्तविक कहानी बताई गई है। गांव के विकास की वास्तविक कहानी, कि गांव में कैसा विकास हो रहा है उसकी वास्तविक कहानी, गांव की वास्तविक स्थिति के बारे में बताया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? विवेकी राय। विवेकी राय इसके लेखक हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? सेम टू सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। कितना सरल क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ये है भारोपीय। अगला है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है। तो केंद्रीय संस्थान हिंदी का मुख्यालय कहाँ पे है? आगरा में, ठीक है। और इसके आपको बताना है इसके कितने केंद्र हैं। इसके टोटल केंद्र हैं 8 केंद्र। 8 केंद्रों में से एक केंद्र नई दिल्ली में भी स्थित है, ठीक है। आपको बताना है इस कमेंट सेक्शन में, आपको ये बताना है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी और। मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो मालवी किसकी है? राजस्थानी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? नेपाली, गढ़वाली, लहंदा, ब्रज। तो मध्य पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी आती है? गढ़वाली प्लस कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी ये दोनों क्या आती हैं? मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। अगला है 90 शुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है आपका। यथेष्ट, निरपराधी, मिष्टान और भास्कर। तो इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है? इसमें मिष्टान शुद्ध शब्द है। कैसे? शुद्ध शब्द देखना हो तो उनकी संधि विच्छेद करो हमेशा। मिष्ट प्लस अन्न, ठीक है। मिष्ट का मतलब मीठा, मिष्ट का मतलब मीठा, अन्न का मतलब अन्न। तो जो मीठान होता है वो क्या होता है? मिष्टान होता है। मिष्टान होता है, न कि मिष्ठान होता है। मिष्टान से शुद्ध शब्द है। यथेष्ट, यथेष्ट नहीं होता, यथाधन ईष्ट। तो यथेष्ट होता है, यथेष्ट, यथेष्ट टॉ से टमाटर, यथेष्ट, यथाधन ईष्ट। निरपराधी, निरपराधी नहीं होता है, निरपराधी नहीं होता है, क्या होता है? नी धन अपराध, निधन अपराध, निरपराध नहीं, विसर्ग संधि इसमें, ठीक है। अगला है भास्कर। भास्कर नहीं होता है, भाधन कर। कौन सी संधि? विसर्ग संधि, भाधन कर। तो ये क्या हो जाता है? भास्कर। ये वाला 100 आता है इसमें। कौन सा? सड़क वाला 100, आधा 100, भास्कर, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, नहीं तो अगर अगर रट्टा मारोगे तो रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। क्या करना पड़ता है? संधि विच्छेद करनी पड़ती है, तब हमें ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। तो इसके पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे हम आराम से, मतलब अच्छे से देखेंगे उसमें शुद्ध वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पूरे व्याकरण का निचोड़ है, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ठीक है। अगला है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? बघेली।
बघेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है, बाकी बांग खड़ी बोली है, ब्रज है, ठीक है। तो ये बघेली वहाँ पे नहीं है, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। 2021 में भी इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा था किया था। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी शुद्धि है। अगला फिर से शब्द शुद्धि वाला क्वेश्चन आ गया। जागृत, जागृति, उन्नत या पृष्ठ। तो किस में अशुद्धि है? जागृत, जागृति, उन्नत या पृष्ठ। तो जागृति में क्या है? अशुद्धि है। जागृति शब्द ऐसा नहीं लिखा जाता, जागृति लिखा जाता है जागृति। री की मात्रा लगती है, ना कि रॉ की। ये किसकी मात्रा लगी है? रॉ की, ठीक है। जागृति ऐसा होता है, जागृति मतलब जागना, जागरण करना, ठीक है। और जागृत जो होता है ये जागृत, तो जागृत ऐसा भी होता है। ये तो हो गया क्या? जागृत, रॉ की मात्रा जागृत, और ये हो गया जागृत, री की मात्रा। तो जागृत भी लिया जाता है, लिखा जाता है, और जागृत भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और उन्नत भी सही है, उत प्लस नत, उन्नत, उन्नत और पृष्ठ भी सही है, ठीक है। पावस शब्द है अगला, तत्सम तद्भव से है। पावस शब्द क्या है? तत्समय, तत्समय, देशज, तद्भव है, संकर है। तो जो पावस शब्द है वो क्या है? पावस शब्द क्या है? तद्भव है। पावस शब्द तद्भव है। और पावस का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? वृष्टि, वृष्टि या वर्षा। पावस का मतलब क्या होता है? बरसना, वर्षा, बारिश। तो जो वृष्टि होगा इसका क्या होगा? वृष्टि इसका तत्सम हो जाएगा, और वृष्टि का हो जाएगा पावस, ठीक है। ये तत्सम तद्भव है, ठीक है। अगला है कौन वाक्य शुद्ध वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। यहाँ पर कल एक छात्र और छात्रा बैठी थी। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। तो ऑप्शन सही है। कौन सा वाक्य सही है? हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए, ठीक है। पहला वाला देखेंगे, उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होना चाहिए, हमारे नहीं, हमारा। एक मिनट, उत्तम चरित्र निर्माण हमारा, हमारे नहीं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है, हमारे नहीं। यहाँ पर कल एक छात्र और छात्रा बैठी थी, बैठी नहीं, बैठे, बहुवचन हो गया ना। एक छात्र और छात्रा बैठे थे। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, नहीं, देश, एक मिनट, देश महात्मा गांधी का, देश सदा महात्मा गांधी का, या फिर देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा, देश पहले आएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द बताना है आपको, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सुमिरण। सुमिरण शब्द क्या है? तत्सम नहीं है। सुमिरण का तत्सम हो जाएगा क्या? स्मरण, स्मरण। सुमिरण शब्द का तत्सम हो जाएगा क्या? स्मरण, ठीक है। बाकी क्या है? बाकी सब तत्सम है। श्रावण तत्सम है, श्रावण का तद्भव होता है क्या? सावन, सावन आया झूम के। उसके बाद खरपर, खरपर का क्या होता है? खोपड़ी, खोपड़ी इसका तद्भव हो जाएगा। अर्पण का क्या होता है? अर्पण का अर्पण ही होता है, या फिर अर्पण भी होता है कहीं कहीं जगह, अर्पण भी हो जाता है वो कहीं कहीं जगह, ठीक है, या फिर अर्पण का अर्पण ही रहता है। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए, जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि, अनागत, अनाहुत, अयाचित। तो जिसे बुलाया न गया हो, बुलाया ही नहीं है हमने उसे, तो उसे कहते हैं क्या? अनाहुत, अनाहुत है, जिसे बुलाया न गया हो। और अतिथि क्या होता है? जिसके आने की तिथि फिक्स ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि है वो, मेहमान है, कभी भी आ सकता है, अतिथि है भाई वो, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। अनागत, अनागत क्या होता है? जो अनुपस्थित ना हो, जो अभी क्या ना हो? अनुपस्थित, जो अभी उपस्थित ना हो, जो हमारे सामने उपस्थित नहीं हो, यानी कि भावी, या फिर भावी, आने वाले टाइम पे होने वाला, उसे भावी भी कहते हैं, अनागत कहते हैं। अयाचित क्या होता है? जिसकी याचना न की जा सके, जिसकी हमने याचना ही नहीं की है, उसे क्या कहते हैं? अयाचित। तो जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहेंगे? अनाहूत, अनाहूत, ठीक है। अगला है, जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसके लिए क्या कहेंगे? एक शब्द, औपनिवेशिक। सरल सा है, जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसको क्या कहेंगे? औपनिवेशिक। अगला है, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, इतिहास से पहले का हो, उसे क्या कहते हैं? ये आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा क्या? प्राग प्लस ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है। प्राग प्लस ऐतिहासिक, तो कौ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? गौ में, आधा गौ में, तो प्रागैतिहासिक हो जाएगा। अगला है, उपसर्ग से है। कौन सा अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
अत्य, अत, अत्यन या फिर अति, तो आपको बताना है। तो उपसर्ग बताने के लिए भी हमें संधि विच्छेद करना पड़ता है, तो संधि विच्छेद करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसमें कौन सा है, अति उपसर्ग है, ठीक है। अत्यंत का क्या हो जाएगा, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, ठीक है। अति का, अति में ई, अंत में, अति में अंत में ई, और इसके आगे ओ। तो इसमें कौन सी संधि है, यण संधि। यण, और यण संधि का बताया था मैंने इससे पहले भी, यण संधि का फॉर्मूला क्या होता है, ई को यणची, ठीक है। ई का य और री का रॉ, ई कन्वर्ट हो जाता है यौ में, ऊ कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वौ में, और री कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रॉ में। तो ये क्या है, यण संधि है, और इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है, अति उपसर्ग है। तो आज के पेपर का अंतिम क्वेश्चन, सपरिवार शब्द में कौन सा समास है। तो सपरिवार शब्द में कौन सा समास है, इसमें अव्ययीभाव समास है, ठीक है। परिवार सहित, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा क्या, परिवार सहित, देखा है ना, सपरिवार, सपरिवार आमंत्रित हैं, तो परिवार सहित, इसमें कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव, इसका पहला पद अव्ययी होता है, ठीक है, सपरिवार सहित। तो दोस्तों ये था आज का पेपर 2018 का, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर दिया पूरे व्याख्या सहित। तो अगर आपको इसके बाद 2015 में, 2015 का पेपर हुआ था इसके बाद, इससे पहले सॉरी 2015 का पेपर हुआ था, 2014 में फॉर्म है, 2015 में पेपर हुआ था। 2015 का भी अगर पेपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो उसको भी सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने से काफ़ी हेल्प मिलती है हमें PYQ करने से ना, तो इसलिए हमें PYQ करना पड़ता है। अगली इसके बाद जो आने वाली जो वीडियो में जो सीरीज़ आएगी, इसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे, लेक्चरार के, प्रवक्ता के प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। प्रवक्ता के प्रैक्टिस पेपर करेंगे हर संडे को, हर संडे को हम एक पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस भी बन जाएगी और हमें पता चल जाएगा किस सेगमेंट से कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। पता चल जाएगा, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे। तो अगर आप चाहते हो कि प्रवक्ता के प्रैक्टिस सेट हर संडे को वो सीरीज़ अगर चालू की जाए, शुरू की जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो सीरीज़ भी हिंदी की शुरू कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपकी ये आपकी हेल्प होगी इस सेशन से, थोड़ा इस वीडियो से, इस पेपर से। तो अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प होती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो प्रैक्टिस पेपर हैं या फिर जो अन्य अदर इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके लिए जल्द से जल्दी आपको मिल सके, ठीक है, सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।